दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं बसंत मीना एमजे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैंने भारत के भौतिक विभाग से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण भौतिक विभाग आपको प्रोवाइड करवा दिए थे, वीडियोस बना के प्रेषित कर दिए थे। मैंने हिमालय पर्वत और उत्तर भारत का विशाल जो मैदान है, ये दोनों वीडियोस से आप तक पहुंच गए थे। आज तीसरा जो छूटा हुआ महत्वपूर्ण भौतिक विभाग है वो आपके सामने है, प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों, प्रायद्वीपीय जो पठार है, ये पढ़ने से पहले आपको भी एक रॉक्स, एक चट्टान बनना होगा। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कितना भी तूफान आए हाथ खड़े रखना, कितना भी तूफान आए हाथ खड़े रखना, कितना भी दलदल हो पांव जमाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। दोस्तों, हम चाहें तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन सक्सेस के लिए हमारे पास एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होता है तो गारंटेड हम उस अचीवमेंट्स को छू सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा अच्छी मेहनत करना सीखिए। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपकी जो बुद्धि लब्धि है, जो आपका आईक्यू है, वो तब बढ़ेगा जब आप रेगुलर नियमित स्टडी करेंगे, नियमित मेहनत करेंगे। और ये पढ़ाई जो तपस्या है, जो तप है, इसमें अच्छे तरीके से मेहनत करके और अपना जॉब सिक्योर करें, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आने वाला जो समय होगा वो और भी टिपिकल होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन कम नहीं हो रहा, कंपटीशन दिनों दिन दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है। सीटें कम आती हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके और अपना जॉब सिक्योर करना है। और ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऐसे स्वर्ण मौके को आपको छोड़ना नहीं है। अब जो भी हम मेहनत करवा के आपको वीडियोस जो प्रोवाइड करवाते हैं, जो आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं, तो उसका पुट आउट हम भी चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को जो आप स्नेह और जो प्यार जो दे रहे हो वो यूं ही देते रहेंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि वो, और शेयर किया करें ताकि वो नोटिफिकेशन और बच्चों तक भी पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि एक सब्सक्राइब बटन को हिट करने से कुछ नहीं बिगड़ता है, तो आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक अपना है प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों, सबसे पहले पेनिनसुलर जो पठार है, ये प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखना है। प्रायद्वीप होता क्या है? प्रायद्वीप कि वह स्थल खंड जिसके तीनों दिशाओं में जल हो, वह स्थल खंड जिसके तीनों दिशाओं में क्या हो, जल हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये जो दक्षिण में जो पठार है, इसके तीनों दिशाओं में जल है। देखो, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है। तो तीनों दिशाओं में जल हो गया, तो इसलिए इसको क्या नाम मिल गया? प्रायद्वीपीय पठार। अब देखो, यहां पे याद रखना मित्रों, आपने देखो, इसको पश्चिमी सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी सागर। अरब सागर को पश्चिमी सागर भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का है। अरब सागर भी बोल सकते हो आप, अरब सागर या पश्चिमी सागर। इसको पूर्वी सागर भी कह सकते हो, पूर्वी सागर या बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और ये नीचे इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब दोस्तों, ये सभी को पता है कि हिंद महासागर का निर्माण कैसे हुआ था। यहां पे मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि भारतीय प्लेट का प्रवाह उत्तर की ओर होने की वजह से, भारतीय प्लेट का प्रवाह उत्तर की ओर होने की वजह से ये जो नीचे गैप मिल गया, इसमें जल आके एकत्रित हो गया और इससे कौन सा सागर बन गया? हिंद महासागर। क्योंकि ये हिंदुस्तान के जस्ट नीचे है, इसीलिए इस ओशियन का नामकरण क्या कर दिया गया है? हिंद महासागर। दोस्तों, इस सागर की दो शाखाएं हैं। पश्चिमी शाखा को अरब सागर कहते हैं, पश्चिमी शाखा को क्या कहते हैं? अरब सागर। और पूर्वी शाखा को क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और दोनों शाखाओं का विस्तार मित्रों दक्षिण की ओर है।
कौन सी दिशा में है? दक्षिण की ओर है, इसलिए हिंद महासागर की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के एम अक्षर से मिलती है। तो भारत के देखो तीनों दिशाओं में जल है, दक्षिण में भी जल आ गया, पूर्व में भी जल है और पश्चिम में भी जल है, और ये अपना पठार है। तो इस पठारी क्षेत्र के तीनों दिशाओं में जल है, इसीलिए इस पठार का नामकरण क्या कर दिया गया? प्रायद्वीपीय पठार। ओके, अब ये प्रायद्वीपीय जो पठार है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है, सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन है, ये सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। दोस्तों आपको याद होगा या पहले के पेपर में उठा के देख लीजिएगा, आरएएस प्री में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मैं यहां पे संदर्भ दे देता हूं, आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? तो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। ये जो भौतिक विभाग है, ये भारत के लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे फैला हुआ है। कितने पे? 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के ऊपर फैला हुआ है। तीसरी बात, यह भौतिक विभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है मित्रों। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। चौथा, प्रायद्वीपीय पठार एक प्राचीनतम भूखंड है, प्राचीनतम भूखंड है। ये आपको चार बातें तो याद रखनी है। प्रायद्वीप का अर्थ बता दिया मैंने, वह स्थलखंड जिसके तीन दिशाओं में जल हो। ये जो पठारी क्षेत्र है, इसके तीनों दिशाओं में जल है, पूर्व में बंगाली खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। इसकी दो शाखाएं हैं, दोनों शाखाओं विस्तार दक्षिण की ओर है, इसलिए हिंद महासागर क्या करती? अंग्रेजी वर्णमाला के एम अक्षर से मिलती है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का तीसरा महत्वपूर्ण भौतिक विभाग है, और ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। ये पहला प्रश्न, ये कितने? 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे फैला हुआ है। ये किसका अवशेष है? ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अब दोस्तों आपके कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि ये गोंडवाना लैंड क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये जो क्षेत्र है, ये ध्यान रखना, अब ये ध्यान दीजिएगा, इस पूरे पार्ट को, पूरी पृथ्वी को पेंजिया नाम मिला था। पहले मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। संपूर्ण पृथ्वी को कार्बोनिफेरस युग में, कौन से युग में? कार्बोनिफेरस युग में। ये गोंडवाना लैंड को क्लियर कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा आप। कार्बोनिफेरस युग, कार्बोनिफेरस युग की कहानी है पूरी, कि कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण पृथ्वी एक भाग में जुड़ी हुई थी, या जोग्राफिकल लैंग्वेज में मैं यदि कहना चाहूं तो यूं भी इसको कह सकता हूं कि कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण दृढ़ भूखंड को पेंजिया नाम दिया। लेकिन इसको सरलीकृत रूप में हम यूं भी कह सकते हैं कि कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण पृथ्वी एक भाग में जुड़ी हुई थी, जिसको पेंजिया कहा। क्योंकि पेंजिया जब संपूर्ण पृथ्वी एक भाग थी तो उस समय न तो महाद्वीप बने थे न महासागर बने थे। पेंजिया के चारों ओर, पेंजिया के चारों ओर जो जलीय राशि थी, पेंजिया के चारों ओर दोस्तों जो जलीय राशि थी, उसको पेंथालासा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पेंथालासा। पेंथालासा। अब पेंथालासा जो है ये प्रशांत महासागर, इसी का अवशेष है पेंथालासा का, ध्यान रखना। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसको हम पैसिफिक कहते हैं। वो किसका अवशेष माना जाता है? पेंथालासा का। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ चुका है दोस्तों, कि पेंजिया के चारों जो जलीय राशि थी उसे किस नाम से जाना गया था? पेंथालासा। अब याद रखना कि पेंजिया का विभंजन, इसका विभाजन हुआ दोस्तों। पेंजिया का क्या हुआ? विभाजन हो गया। अब विभाजन किस वजह से हुआ? सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से, सूर्य व चंद्रमा की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, या गुरुत्व बल की वजह से ये विभाजन हो गया, और इसके दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा अलग हो गया, एक टुकड़ा अलग हो गया। बीच में गर्त बनेगी, दो टुकड़े होंगे तो स्वाभाविक गर्त बनेगी। अब उस गर्त में जल आके एकत्रित हो गया, उसी को नाम दे दिया गया था टेथिस महासागर। क्या नाम दे दिया गया था? टेथिस महासागर। ये भी याद रखना कि पेंजिया का विभाजन हुआ, बीच में गर्त बनी, उसमें जलीय राशि एकत्रित हो गई, उसको क्या नाम दे दिया? टेथिस महासागर। अब टेथिस जो महासागर है दोस्तों, अब ये हिमालय पर्वत था अपना, वो टेथिस महासागर का अवशेष था। हम पढ़ चुके हैं इस चीज को। उसके बाद में पेंजिया के उत्तरी भाग को बोला गया था लारेशिया। क्या बोला गया था? लारेशिया या अंगारा लैंड।
अंगारा लैंड, ये भी याद रखना। पेंजिया के उत्तरी भाग को लारेसिया या अंगारा लैंड के नाम से पुकारा गया था, और पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है इसको क्या नाम दिया गया था? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो ये ध्यान रखना आप, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड आया अपने पास यहाँ पे, तो कहने का अर्थ है कि पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है ये उसको नाम दिया गोंडवाना लैंड, और अपना प्रायद्वीप पठार किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये ध्यान रखना। और ये बातें बताने वाला जो विद्वान था वो था वेगनर दोस्तों, वेगनर। वेगनर कहां का था? जर्मन जलवायुवेता था। कहां का था? जर्मन जलवायुवेता, जलवायुवेता, एक क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड विद्वान थे, और इन्होंने 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस चीज को भी याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है कि वेगनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। ये ऐसे पूछा हुआ है कि वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कौन से सन में दिया था, तो याद रखना ये सिद्धांत दिया था 1912 में दोस्तों। अब देखो, एक इस चीज का क्लियरिफिकेशन मैं बिल्कुल एक सटीक शब्दों में कर रहा हूं, आप ध्यान देना इस चीज को। वेगनर एक जर्मन जलवायुवेता थे, इन्होंने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत में कार्बोनिफेरस युग की कहानी बताई। इस कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण पृथ्वी एक भाग में जुड़ी हुई थी, जिसको क्या बोला था? पेंजिया। पेंजिया के उत्तरी भाग को लारेसिया या अंगारा लैंड नाम मिला था। पेंजिया के दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड नाम मिला था। पेंजिया के चारों जो जलीय राशि थी उसे पेंथेरासा कहा था। पेंजिया का विभाजन किस वजह से हुआ था? सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। बीच में क्या बनी थी? गर्त या बेसिन या द्रोणी बनी थी, जिसमें जलीय राशि एकत्रित हो गई। उसमें कौन सा महासागर बन गया था? टेथिस महासागर। तो अपने को तो केवल फोकस यहीं पे करना है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा अपना ही प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये पूरी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद में प्राचीनतम भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार, प्राचीनतम भूखंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, पांचवा बिंदु इसका देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भूगर्भिक जो वैज्ञानिक हैं, भूगर्भिक वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने कहा है कि ये भाग जो है ये संतुलित हो गया है। भूगर्भिक वैज्ञानिकों ने इस प्रायद्वीपीय पठार के बारे में क्या कहा था कि ये भाग पूर्णतः संतुलित हो चुका है। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, 1993 में 1993 में महाराष्ट्र राज्य के सतारा और लातूर, ये दो जिले हैं महाराष्ट्र राज्य के, इनमें भूकंप आ गया था। तो वैज्ञानिकों को दोबारा क्वेश्चन लोग पूछने लग गए कि यदि ये प्रायद्वीपीय पठार संतुलित था तो ये 1993 में महाराष्ट्र राज्य के सतारा और लातूर में भूकंप जैसी घटनाएं घटित क्यों हुई? तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रायद्वीपीय पठार अभी भी पूर्णतः संतुलित अवस्था में नहीं है। उसके बाद में इसके ऊपर दोबारा से अनुसंधान स्टार्ट हो गया। इससे पहले भी भूकंप आया था 1967 में महाराष्ट्र राज्य के कोयना में दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य की कोयना में भी भूकंप आया था। नेक्स्ट 6 नंबर पे देखेंगे कि प्रायद्वीपीय जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, अब देखो दोस्तों इस डायग्राम से आप समझ जाना चाहिए आपको, प्रायद्वीपीय पठार का जो आधार है ये उत्तर में है। प्रायद्वीप का आधार किस साइड में है? प्रायद्वीपीय पठार का आधार है उत्तर दिशा में है, और इसका जो शीर्ष है ये दक्षिण दिशा में है। अब नेक्स्ट बहुत अच्छा प्रश्न बन गया आपके सामने एग्जाम में, यदि पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीपीय पठार का आधार कौन सी दिशा में है, तो कौन सी दिशा में हो गया? उत्तर दिशा में। और शीर्ष कौन सी दिशा में हो गया? दक्षिण की ओर हो गया। बिल्कुल क्लियर है ये क्वेश्चन। उसके बाद में हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार जो है दोस्तों, इसकी आकृति आपको नजर आ रही है त्रिभुजनुमा, त्रिभुजनुमा। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजनुमा है, त्रिभुज की आकृति में ये नजर आपको आ रहा है। फिर प्रायद्वीपीय जो पठार है दोस्तों, इसके बारे में देखें हम कि ये 1600 किलोमीटर लंबा है। प्रायद्वीपीय पठार कितना किलोमीटर लंबा है? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर ये कितना लंबा है? 1600 किलोमीटर लंबा है। और इसकी चौड़ाई जो बताई गई है ये 1400 किलोमीटर बताई गई है। प्रायद्वीपीय पठार की चौड़ाई 1400 किलोमीटर और इसकी लंबाई जो है वो कितनी बताई गई है? 1600 किलोमीटर।
ये ध्यान रखना। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई दोस्तों 900 से 1200 मीटर ऊंचा है। ये 900 से 1200 मीटर, ये भी याद रखना इसकी औसत ऊंचाई। तो ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखो बिल्कुल मैंने बिल्कुल सिस्टम से आपको सारी चीजें बताने का प्रयास किया है। आधार बताया इसका उत्तर में, शीर्ष बताया दक्षिण में, उसके बाद में इसकी आकृति बताई त्रिभुजनुमा, फिर इसके बाद में इसकी लंबाई बताई 1600 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई बताई है मैंने 1400 किलोमीटर जो लिख रखी है, इसकी औसत ऊंचाई बताई है मैंने 900 से 1200 मीटर, 900 से 1200 मीटर ये इसकी चौड़ाई बताई गई है। फिर प्रायद्वीपीय जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों, इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो किस क्रम में है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब इसका क्रम याद रहना चाहिए, चट्टानों का क्रम क्या था इनका। देखो पहले क्रम के ऊपर देखते हैं, नंबर 1 आर्कियन चट्टानें। कौन सी युग की चट्टानें? आर्कियन पहली। दूसरी धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान। तीसरी आर्कियन, धारवाड़, उसके बाद में कुड़प्पा क्रम की चट्टान। चौथे नंबर पे विंध्यन क्रम की चट्टान। पांचवें नंबर पे हम देखते हैं, पांचवें नंबर पे गोंडवाना काल की चट्टान है। छठवें नंबर पे हम देखते हैं दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप। और 7वें नंबर पे भी आप देख सकते हो कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस युग की चट्टानें। और 8वें नंबर पे भी देख सकते हो क्वार्टनरी, क्वार्टनरी चट्टानें। तो ये चट्टानों का सही क्रम है सीक्वेंस से दोस्तों, ये आपको याद होना ही चाहिए। पहले क्रम पे आ रही है आर्कियन चट्टानें, दूसरे पे धारवाड़। देखो आर्कियन सबसे पहले बनती है, आर्कियन के बाद में धारवाड़ चट्टानें बनती है, धारवाड़ के बाद में कुड़प्पा, कुड़प्पा के बाद में विंध्यन, विंध्यन के बाद में गोंडवाना काल, फिर दक्कन ट्रेप, इनके बाद में कार्बोनिफेरस, उसके बाद में अंत में क्वार्टनरी चट्टानों का युग आ जाता है, नवीन युग आ जाता है। तो ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में है। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां निकलती हैं इन्हें प्रौढ़ावस्था वाली नदियां कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था वाली नदियां। क्योंकि ये जो नदियां हैं ये क्योंकि प्राचीनतम भूखंड है, तो इसमें जो नदियां निकलती थी वो अब पुरानी हो चुकी हैं, ओल्ड हो चुकी हैं, प्रौढ़ावस्था में आ चुकी हैं। इसलिए अपरदनात्मक कार्य, इरोशन कम करती है, अपरदन कम करती है। क्योंकि इसी क्षेत्र में से होती हुई, जैसे कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी है, ये नदियां इसी क्षेत्र से निकलती हैं। तो ये इस क्षेत्र में काट छाट ज्यादा करती रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों ये देखना आप कि ये जो पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, तो पश्चिमी जो घाट है ये इस क्षेत्र का, इसकी जो लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर मानते हैं। कितनी मानते हैं? 1600 किलोमीटर लंबाई इसकी मानते हैं। और ये जो ये घाट जो है ये भ्रंश जनित है, भ्रंश जनित है। और ये जो घाट है ये अवतलित है, ये नीचे धसा हुआ है, ये उठा हुआ है। तो उठे हुए भाग को तो क्या कहेंगे अपन, और धसे हुए भाग को हम क्या कहेंगे? तो देखो उठा हुआ जो भाग होगा और धसा हुआ भाग, ये भाग धसा हुआ है, इसको बोलेंगे निमंजन। क्या बोलेंगे? निमंजन। और इसको बोलेंगे उन्मंजन। क्या बोलेंगे? उन्मंजन। निमग्न और उन्मग्न। धसे हुए भाग को निमग्न और उठे भाग को उन्मंजन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद देखो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में दोस्तों, अब ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं, एक तो भोर घाट और एक थाल घाट। भोर घाट और थाल घाट, ये दो दर्रे याद रखना। जैसे कौन कौन से दर्रे बताए मैंने, जैसे इसको याद रख लो टीबी, टीबी, टीबी याद रख लो। अब ये महाराष्ट्र, मुंबई में टीबी होती है लोगों के, महाराष्ट्र में क्योंकि जो लोग रहते हैं, अब कोरोना जो ज्यादा फैल रहा है, कहाँ फैल रहा है? महाराष्ट्र में। आज जो बड़ी बड़ी बीमारियां कहाँ फैल रही है? बॉलीवुड वहीं पे फैल रही है, मायानगरी है, लोग जाल में फंसे हुए हैं, इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है। क्योंकि मुंबई महानगर को कॉटन टेक्सटाइल कैपिटल के नाम से दोस्तों जाना जाता है। कॉटन टेक्सटाइल कैपिटल किसको कहते हैं? ये परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। मुंबई को कहा जाता है क्योंकि मुंबई महानगर में लगभग 125 सूती वस्त्र की इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। अब वहां लोग रहेंगे तो टीबी तो होना स्वाभाविक है। कितने
ट्रांसपोर्टेशन कितना जबरदस्त है वहां का, परिवहन व्यवस्था में देखो आप। तो ये टी से आ जाएगा थालघाट, बी से हो जाएगा भोरघाट। थालघाट और भोरघाट, ये जो टीबी जो ये जो दर्रा है थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा मुंबई से लेकर और नासिक तक जाता है। और ये जो भोरघाट दर्रा है मुंबई से पुणे के बीच में जाता है, मुंबई से पुणे तक, मुंबई से पुणे तक। और ये मुंबई से नासिक तक, मुंबई से नासिक तक, ये दोनों याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखो दोस्तों, ये केरल है, यहाँ पे ये केरला है। अब केरल राज्य में एक दर्रा पड़ता है, उस दर्रे का नाम आप सब बता सकते हो आराम से। उस दर्रे का नाम क्या है? उस दर्रे का नाम है पालघाट। क्या नाम है? पालघाट। तो पालघाट दर्रा है, ये कोचीन केरल में है, कोचीन बंदरगाह भी है केरल में। कोचीन से लेकर कोयम्बटूर तक, कोयम्बटूर, ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कोयम्बटूर। तो कोचीन से कोयम्बटूर तक का जो रास्ता प्रदान करता है वो कौन सा दर्रा करता है? पालघाट दर्रा करता है। और ये कहाँ है? केरल राज्य में। दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाला जो पर्वत है वो दोस्तों है नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी पर्वत। अब जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाला पर्वत कौन सा है, तो तुरंत आपको करना है नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी जो पर्वत है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों, ये भी याद रखना आप। कौन कौन से राज्यों में? देखो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों कौन सी है? दोदा बेटा। दोदा बेटा ये 2637 मीटर ऊंची है दोस्तों, ये याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट अपने को देखना है कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे दक्षिण में ही अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। अब अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो एग्जाम में बहुत बार आता है, जिसका नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, ये कह सकते हो आप कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी। ये कौन सी पर्वत श्रेणी में है? अनाईमलाई में। और इसकी ऊंचाई है 2697 मीटर ऊंची है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम ये है। और ये कौन सी श्रेणी में है? अन्नामलाई में। नीलगिरी पर्वत श्रेणी दोनों घाटों को जोड़ती है आपस में। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा है। ऊंचाई मैंने आपको बता दी है, ऊंचाई का कोई प्रभाव नहीं होता। इस तरह के कोई मेजरमेंट वाले क्वेश्चन आज तक एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किए नहीं जाते, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के ऊपर काफी सस्पेंस, काफी विवाद खड़ा हो जाता है। तो आप तो ये चोटी है याद रख लो, नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोदा बेटा है और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुड़ी है। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, आरएस में पूछा जा चुका है। और ये निश्चित रूप से इनमें से काफी क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे, आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना इनको और इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना आप। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं, एक दर्रा और आता है सेनकोट। यहाँ पे एक दर्रा और पड़ता है पालघाट के नजदीकी सेनकोट। तो कुल मिला के प्रायद्वीप पठार में 4 दर्रे हो गए, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट, ये 4 दर्रे हो गए इंपोर्टेंट। मैंने 8 आपको चट्टाने बता दी जो क्रम से बताई हैं, ये सारी सीक्वेंस से बताई हैं सारी चीजें। इसके बाद में ये पश्चिमी जो तटीय जो क्षेत्र है ये निमंजन तट है और पूर्वी तटीय जो क्षेत्र है ये उन्मंजन तट है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है मैं यहां पे लिखता हूं दोस्तों। एक तो याद रखना आप अरावली, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? अरावली। तो अरावली के बारे में मैंने राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है और अरावली पर्वतमाला के बारे में और भी वीडियोस हम बनाएंगे। तो अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है और ये पर्वतमाला भी दोस्तों आपको पता है गोंडवाना का हिस्सा ही है। अरावली भी किसका हिस्सा है? गोंडवाना का हिस्सा है। वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में 40 से 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, ये याद रखिए। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी सभी को याद है 1722 मीटर इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। पहले अपन मानते थे 1727 मानते थे, लेकिन दत्रा ऋषि का मंदिर बना हुआ है 5 मीटर, तो वो तो एक आर्टिफिशियल चीज हो गई। तो आर्टिफिशियल जो नेचुरल चीजों में नहीं जुड़ती कभी भी, तो वो 1727 में से 5 मीटर घटा देंगे तो ऊंचाई 1722 मीटर बच जाएगी। तो ये माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। तो अरावली के बारे में और बहुत कुछ आप जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा भारत का ये ब्लॉक पर्वत है दोस्तों। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत, ये याद रखिएगा।
ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये धरातल है, अब एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, या तो ये भाग बीच वाला भाग, तो ये दो भ्रंश पड़ी हुई हैं, दो दरार पड़ी हुई हैं, या तो ये बीच वाला भाग ऊपर उठ जाए या फिर ये बीच वाला भाग नीचे धंस जाए। ऐसे बने हुए पर्वतों को ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ऐसे ब्लॉक पर्वतों के एग्जाम्पल में भारत में सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? एमपी में, ये याद रखना। और सतपुड़ा पर्वत की दोस्तों सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम याद रखना आप, धूपगढ़ है। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मैंने बता दी। सतपुड़ा पर्वत चोटी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसकी ऊंचाई भी यदि याद रखना चाहो तो रख लो आप, 1350 मीटर ये ऊंची है और ये एमपी में पड़ती है। और इसी पर्वत चोटी के समीप ये जो पर्वत चोटी है, यहाँ पे टूरिज्म का बहुत ज्यादा काम हुआ है। टूरिस्ट लोग ज्यादा आते हैं क्योंकि जो पर्यटन आकर्षण के मुख्य केंद्र यहाँ पे कई देखने को मिलते हैं। इसके बाद में इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार भी आता है दोस्तों। छोटा नागपुर का पठार कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार ये याद रखना। मैं शॉर्ट बता रहा हूं लेकिन बहुत गजब की चीजें आ रही है सारी। छोटा नागपुर का जो पठार है ये इसके अंतर्गत स्टडी करते हैं। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड राज्य में है दोस्तों। कहाँ है? झारखंड राज्य में। अब इसके बाद में छोटा नागपुर का जो पठार है ये मिनरल्स के लिए, खनिजों की दृष्टि से भारत का खनिजों का अजायब घर कहलाता है। क्या कहलाता है? अजायब घर कहलाता है। इसे खनिजों का संग्रहालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिजों का संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इस पठारी क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रूर प्रदेश। रूर प्रदेश दोस्तों वैसे जर्मनी में है। रूर क्षेत्र कहाँ है? जर्मनी में। और ये स्पेशली कोल के लिए जाना जाता है, कोयला के लिए जाना जाता है। और ये स्थान कहाँ है? जर्मनी में है। अब जैसे जर्मनी में रूर क्षेत्र में कोयला मिलता है, ठीक वैसे ही कोयला अपने छोटा नागपुर के पठार में मिलता है। इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। इसे खनिजों का संग्रहालय भी कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों, ये मैंने इंपोर्टेंट बताया आपको, अरावली बता दिया, सतपुड़ा बता दिया, छोटा नागपुर बता दिया। इसके बाद में इस क्षेत्र में बुंदेलखंड का जो पठार है ये यूपी और एमपी दोनों स्टेटों में फैला हुआ है। ये भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, इस पश्चिमी घाट पे जो श्रेणियां हैं उनको सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह्याद्री। ये भी याद रखना, ये प्रश्न तो बहुत बार आता है कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में ये जो पूर्वी घाट है, यहाँ पे महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ी है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियां। इसके बाद में दोस्तों ये कर्नाटक पड़ता है। यहाँ पे कर्नाटक बेल्ट में भी 3 पहाड़ियां इंपोर्टेंट हैं जो मैंने आपको जब सिलेबस करवाया था उसमें बताया था। नंबर 1, पहले नंबर पे बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में। दूसरी पहाड़ी है नंदी दुर्ग की पहाड़ी। और तीसरी पहाड़ी है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो ये 3 पहाड़ियां कौन से स्टेट में है? कर्नाटक में है मित्रों। अब देखो बाबा बुदन की पहाड़ी, नंदी दुर्ग की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, तीनों की तीनों कर्नाटक राज्य में है। अब यहाँ पे ये याद रखना, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा इतिहास बता दूं। बाबा बुदन नाम का एक मुस्लिम फकीर था। तो कर्नाटक राज्य में एक पहाड़ी के ऊपर सबसे पहले कव्वा के वृक्ष उन्होंने लगाए, तभी से उन पहाड़ियों को बाबा बुदन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अब याद रखना, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन गया कि भारत में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन करने वाला स्टेट कौन सा है? कर्नाटक है। कौन से पहाड़ी पे कहवा उत्पादित होता है? बाबा बुदन की पहाड़ी पे। और बाबा बुदन एक्चुअल में था कौन? एक मुस्लिम फकीर था और उसी ने कहवा के सबसे पहले उस पहाड़ी पे वृक्ष लगाए थे, तभी से उन पहाड़ियों को बाबा बुदन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद में नंदी दुर्ग की पहाड़ी आ रही है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी आ रही है। अब देखो ब्रह्मा जी, शंकराचार्य कौन थे? ब्रह्मा जी के उपासक थे, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी नाम रख दिया। नंदी दुर्ग, ये एक नंदी कौन था? बैल था, तो बैल के एक्सपायर होने की वजह से इसका नामकरण किया गया। शंकराचार्य ने ब्रह्मा जी की उपासना की थी, इसलिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ी का नाम मिल गया। तो इस तरह से नामकरण की गई। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय जो पठारी क्षेत्र है इसमें सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स अपने आ चुके हैं। इसके बाद में एक है मेकाले पठार। कौन सा पठार है? यहां पे लिख देता हूं मैं, याद रखना। आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना। मेकाले पठार आप आराम से
यहां पे आपको थोड़ा सा उलझन भरा लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को यदि इत्मीनान से आप सुनोगे, सुन के और घर पे नोट्स बनाओगे तो बिल्कुल सटीक और शानदार और जानदार नोट्स बनेंगे, बशर्ते कि इस वीडियो को आप बिल्कुल एकाग्र होके और इसको देखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट, अब जैसे कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर ये बोर्ड पे समझ भी नहीं आता, भाषा शैली समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में आपको दिख रहा है, सुन रहा है। देखो, सुनी हुई बात भूल सकता है, लेकिन देखी हुई बात आदमी नहीं भूलता है। तो मैं तो श्रव्य और दृश्य दोनों अधिगम की सामग्रियों का उपयोग आपके सामने कर रहा हूं, तो इसका लाभ आप उठाइएगा और हमारे वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि जो प्रायद्वीप पे जो पठारी क्षेत्र है, इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक और क्या आते हैं। अब ये भी देखो, एक है चीरिया माइंस। अब देखो माइनर प्रश्न है चीरिया माइंस, एक आ रहा है। दूसरा प्रश्न बेला डीला, बेला डीला, एक आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन कोडरमा, कोडरमा। अब ये 3 प्रश्न और आप याद रखना, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। एशिया की सबसे बड़ी लोहा अयस्क की खान इसी क्षेत्र में है, जिसका नाम क्या है, चीरिया माइंस, और ये झारखंड में पड़ती है दोस्तों। कहां पड़ती है? झारखंड में। अब आपको सुन रहा है, चीरिया माइंस लिख के आगे झारखंड लिख लो। किसके लिए प्रसिद्ध है? चीरिया माइंस लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेला डीला, भारत में सबसे उत्तम क्वालिटी का लोहा अयस्क कहां से निकाला जाता है? बेला डीला की खानों से। अब बेला डीला की खान कहां है? छत्तीसगढ़ राज्य में, ये भी याद रखना। उसके बाद में कोडरमा, कोडरमा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अब फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। कोडरमा की खान, ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में आया ये प्रश्न। कोडरमा की खान ये झारखंड राज्य में है और ये अभ्रक माइका के लिए प्रसिद्ध इंपोर्टेंट खान है अपने भारत की। तो ये 3 प्रश्न इंपोर्टेंट। चौथा प्रश्न हम और बनाना चाहें तो बना लो आप, मेकाले पठार, मेकाले पठार। मेघालय जो पठार है दोस्तों, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आप अच्छे तरीके से इन वीडियोस को यदि देखते रहोगे तो निश्चित रूप से हमारी जो टीम है बहुत हार्ड वर्क कर रही है, हम मेहनत करते हैं आपके लिए। दोस्तों आपको भी मेहनत करनी चाहिए और घर वालों का, पेरेंट्स का, समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने शहर का, अपने गांव का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम करना चाहिए। और इस तरह की एक तरह से अब जो कहा जाता है, एक गुरु की बातों की अनुपालना आपको करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और जब आप जॉब लगोगे तो हमारे घर को पेमेंट आने से रहा, क्योंकि पेमेंट आप ही के पास रहेगा, लेकिन हम तो आप जॉब लग जाओगे, यही हमारा एक इनाम होगा। और देखो, एक गुरु चाहता क्या है, अपने अपने प्यारे मित्रों से क्या चाहता है? एक अच्छा पुट आउट, एक अच्छे जॉब में लाइफ उसका सिक्योर हो जाए और एक ईमानदारी से वो कर्तव्यों का सही निर्वहन करते हुए अपने कर्तव्य मार्ग को निभाते चले, कर्तव्य पथ पे चलता रहे। और ईमानदारी से आप यदि इन चीजों को पढ़ लोगे ना दोस्तों, तो मैं ये कहता हूं कि आपको खुद को लग रहा होगा कि इतना मटेरियल, इतनी सामग्री आपको परोस दी जाती है, सारी मिठाइयां, मैंने सब प्रकार की मिठाई आपको थाली में परोस दी है। अब आपको जो चाहिए वो आप गेन कीजिए, उनमें प्राप्त कीजिए, पकड़ कीजिए, मेहनत कीजिए। और हमारे चैनल को मैं दोबारा से कह रहा हूं, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 37% स्टूडेंट जो हैं वीडियोस देख रहे हैं, हजारों की संख्या में वीडियोस देखे जा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब उतने नहीं आ पा रहे। तो दोस्तों मेहरबानी करके निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो वीडियो जो डाला जा रहा है बहुत ही शानदार टॉपिक होगा, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज की वीडियो से हमें पता लग जाएगा कितने लोग नए सब्सक्राइब में जुड़े हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, दोबारा से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, मोस्ट वेलकम।